अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अकबर। नाज़रीन, एक न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, उम्र का बढ़ना फितरत है, लेकिन इस खूबसूरती और पुरएतमाद नज़र आना एक आर्ट है और इसके साथ साथ एक साइंस भी है। आजकल बोटॉक्स, लिप फिलर्स और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की बात बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इनमें हकीकत क्या है और हाइप क्या है? इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर सारा रऊफ। आइए चलते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज के एपिसोड का हम आगाज़ स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, जो स्पेशली उन लड़कियों की बात करेंगे जो इस शदीद गर्मी में ऑफिस जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं। तो वो इस शदीद गर्मी में अपनी स्किन के रूटीन को कैसे मैनेज करें कि गर्मी का उन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े उनकी स्किन पर। स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी ज़रूरी है कि वो अपनी स्किन का ख़्याल रखें। देखिए, ये नहीं हो सकता कि गर्मी का इफ़ेक्ट उनकी स्किन पे ना आए। गर्मी का इफ़ेक्ट तो आना है, लेकिन डिपेंड इस चीज़ पे करता है, या जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि वो कैसे ख़्याल रख रहे हैं अपनी स्किन का। तो उसके लिए एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। एक मॉर्निंग रूटीन और इवनिंग रूटीन, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक तो वो होनी चाहिए। उसके अलावा दिन में वो क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग रूटीन से अगर स्टार्ट करते हैं तो दे शुड डू प्रॉपर क्लेंजिंग इन द मॉर्निंग। अगर तो ऑयली स्किन है या फिर पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर का इस्तेमाल करें, या जो जेल बेस्ड क्लेंजर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें। अगर ड्राई स्किन है तो फिर हाइड्रेटिंग क्लेंजर का इस्तेमाल करें, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट नीड्स टू बी डन। इसके बाद फिर मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना। गर्मी का मौसम है, पसीना भी आता है, ऑयल भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन फिर भी मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर उसको स्किप करेंगे तो स्किन खुद से ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो बेहतर है कि स्किन को स्किन की टाइप के लिहाज से मॉइस्चराइज़ किया जाए। अगर ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, अगर ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड, और अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो एक लाइट सी मॉइस्चराइजिंग आप कर सकते हैं। और अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो लाइट सा लोशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की स्किन पे कोई इश्यूज़ हैं, वो इससे पहले भी एक स्टेप ऐड कर सकते हैं, मतलब कोई एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कर लें, या फिर पिगमेंटेशन है तो विटामिन सी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन इस स्टेप को स्किप किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप सन ब्लॉक का है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। सन ब्लॉक भी स्किन टाइप के लिहाज से लगाया जाता है। अगर तो ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर लें, अगर ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक, लेकिन लगाना ज़रूर है। और इसमें जो देखने की चीज़ है वो ये कि इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एसपीएफ भी हो इसमें, और यूवीए के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन हो, दोनों होनी चाहिए। और एसपीएफ 50 और अबव इज़ ओके। और 2 फिंगर लेंस अप्लाई करना है ऑल ओवर द फेस एंड नेक दोनों पे। और अगर सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो 2 से 3 घंटे के बाद उसको रिपीट कर लिया जाए। ये तो एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन हो गई। अब पूरे दिन में जब कॉलेज में है, काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, घूमना फिरना भी है फ्रेंड्स के साथ, तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक तो ये कि बार-बार अपने फेस को टच ना करें, क्योंकि जो भी सर्फेसेस आप टच कर रहे हैं कॉलेज में वो साफ़ नहीं होंगी, गंदी होंगी, बैक्टीरियाज़ होंगे, जर्म्स होंगे। तो वही जर्म्स आप अपने चेहरे पे ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से एक्ने के फ्लेयर अप होने के चांसेस हो जाते हैं। तो टच ना करें। दूसरी चीज़ ये कि अपना मेकअप या ब्रशेज़ वगैरह फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें, क्योंकि अगर किसी को कोई इशू है तो फिर उसके जर्म्स वगैरह आप पे भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या फिर आपके किसी और पे भी हो सकते हैं। तो शेयर ना करें, अपने तक ही रखें। और तीसरी चीज़ ये कि अगर ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो, या फिर पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो उसको बार-बार धोने के बजाय टिश्यू से या ब्लॉटिंग पेपर से हल्का सा टैप करके या डैब करके उसको क्लीन किया जाए। फिर जब घर वापस जाते हैं तो जाते ही कोशिश करें कि क्लेंस करें, चेहरे को धोएं। अगर तो ऑयली स्किन है तो डबल क्लेंसिंग करें, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है। और रात को सोने से पहले 2-3 स्टेप्स इस तरह के हैं जो करने चाहिए, जिससे स्किन रिजुविनेट हो जाती है, क्योंकि सोते हुए हमारी स्किन की रिपेयर होती है। तो उसमें फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसी लिहाज से चीज़ों का इस्तेमाल भी करें। तो क्लेंजिंग तो क्योंकि पहले कर चुके हैं तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। करना ये है कि एक ट्रीटमेंट सीरम का इस्तेमाल कर लें। अगर एक्ने है तो नाइसिनामाइड या फिर रेटिनॉइड्स वगैरह, जिसमें एडाप्लिन जेल का इस्तेमाल हो सकता है, सेफ भी है। और दूसरी चीज़ मॉइस्चराइज़र, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, और रात के वक्त थोड़ा सा थिकर मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, ताकि एक अच्छा सा बैरियर स्किन को मिले और बैरियर रिपेयर भी हो। सिंपल। इसके अलावा और कुछ करने की आज सच ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने लाइफ़स्टाइल को ज़रूर इम्प्रूव करें, हाइड्रेशन को बेहतर करें, न्यूट्रिशन ठीक रखें, टाइम पे सोएं, स्लीप पैटर्न को ठीक रखें, और पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग एंटी एजिंग के हवाले से पूछते हैं, तो कोई एक ट्रीटमेंट बताइएगा। क्या एंटी एजिंग एक ही ट्रीटमेंट से मुमकिन है या फिर मुख्तलिफ कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट से मुमकिन है?
एंटी एजिंग के लिए एक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं हो सकती. देयर इज नॉट अ सिंगल गोल्ड स्टैंडर्ड कि हम ये ट्रीटमेंट कर लें तो सारी हर किस्म की एंटी एजिंग जो है वो हो जाएगी. क्योंकि अगर एजिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा समझा जाए तो इट्स मल्टी फैक्टोरियल. काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एजिंग करते हैं स्किन की. अब अगर आप सुपरफिशियल स्किन को देखें तो टेक्सचर होता है जो कि एज के साथ हमारा थोड़ा सा ख़राब होता है. पिगमेंटेशन होती है सुपरफिशियली, पोर्स वगैरह विजिबल होते हैं, कुछ फाइन लाइंस आती हैं. तो ये तो सुपरफिशियली है. इसके बाद अगर हम डीपर लेयर पे जाते हैं तो विच इज़ द डर्मल लेयर, तो वहाँ पे कोलेजन का लॉस होता है. फिर उससे डीपर लेयर्स पे जाएं तो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि फैट लेयर एक होती है. अगर फैट लेयर का लॉस होता है तो दैट इज़ द वॉल्यूम लॉस, जिसको रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है. फिर हमारे मसल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट्स होती हैं, और जब एज ज़्यादा हो रही होती है, मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं मसल्स की, तो रिंकल्स होते हैं. इसके अलावा हमारे मसल्स के साथ कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं. वो लिगामेंट्स एज के साथ लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन की सैगिंग होती है. फिर बोन्स होती हैं हमारी, जो कि पूरे फेशियल फीचर की एक जो स्ट्रक्चर होता है, जो बेस होती है, वो बोन से बनती है. अब एज के साथ इन बोन्स में रिजॉर्प्शन होती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है. तो आप देखें कि कितने डिफरेंट लेवल्स पे एजिंग हो रही है. तो हम एक ट्रीटमेंट से ये सारे लेवल्स जो हैं इनको टारगेट नहीं कर सकते. डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं जो कि डिफरेंट लेवल्स को टारगेट करती हैं. अब जैसे सुपरफिशियल स्किन की अगर रिजुविनेशन करनी है तो उसके लिए सुपरफिशियल पील्स होती हैं, माइक्रो नीडलिंग भी होती है जो कि सुपरफिशियली और कुछ हद तक डीप लेयर पे भी एक्ट करती है, कोलेजन की इंडक्शन भी करती है. इसके अलावा कार्बन लेजर भी होती है जो कि सुपरफिशियली भी एक्ट करती है और थोड़ी सी कोलेजन की इंडक्शन भी करती है. फिर अगर डीपर लेयर्स की बात करें तो उसमें अगर कोलेजन लॉस आ रहा है तो हमें फिलर्स के साथ, डर्मल फिलर्स के साथ उसको ट्रीट करना पड़ता है, या फिर बायोस्टिमुलेटर्स के साथ. अब इस तरह के फिलर्स भी हैं जो कि बायोस्टिमुलेटर्स हैं, जो कि कोलेजन की स्टिमुलेशन करते हैं, नेचुरल आपके अपने कोलेजन को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन दे एक्ट एज फिलर्स एज वेल. तो ये है. और फिर अगर हमारा बोनी स्ट्रक्चर का जो है वो इशू, तो उसमें फिर हमें फिलर्स के साथ ही स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पे फिलर्स हमें डालना पड़ता है, ताकि जो ओवरऑल हमें इंटरनल सपोर्ट है बोन्स की, उस तरह का हमें फीचर अच्छा सा मिले, ताकि जो ओवरऑल हमारी एनहांसमेंट है चेहरे की वो हो. तो काफ़ी डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जिनको हमें करना पड़ता है ताकि एक ओवरऑल एंटी एजिंग का इफेक्ट आए. मतलब एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं कह सकते हम एक एंटी एजिंग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर ट्रीटमेंट एक डिफरेंट लेयर पे एक्ट कर रही है. हाँ, कुछ ट्रीटमेंट्स होंगी जो सुपरफिशियली भी एक्ट कर रही होंगी और डीप लेयर्स पे भी एक्ट कर रही होंगी, लेकिन एक कोई नहीं है ऐसी जो कि आपके सारे मसलों को हल करे. तो बहुत से लोग जो हैं वो फिलर्स को एंटी एजिंग के तौर पर देखते हैं, तो क्या फिलर्स एंटी एजिंग है या फिर ये एक मिथ है? फिलर्स एंटी एजिंग का पार्ट है. मतलब कि एंटी एजिंग जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स होती हैं उनका एक पार्ट फिलर्स भी है. अब फिलर्स एंटी एजिंग कैसे करते हैं? जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जब वॉल्यूम लॉस होता है तो हमें उस वॉल्यूम को रिप्लेस करना पड़ता है. तो फिलर से हम उस वॉल्यूम को रिप्लेस कर रहे होते हैं. तो जब वो वॉल्यूम रिप्लेस हो रहा होता है तो एक यूथफुल सी अपीयरेंस आती है, एक फिल्ड सा फेस आता है. ओवरफिल्ड नहीं, लेकिन अच्छे तरीके से और प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पे फिलर्स को अगर इंजेक्ट किया जाए तो एक बहुत अच्छी यूथफुल सी अपीयरेंस आती है. इस वजह से इसको एंटी एजिंग का पार्ट कंसिडर किया जाता है. लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ फिलर्स करवाने से ओवरऑल एंटी एजिंग हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि फिलर्स आपके मसल्स पे एक्ट नहीं करते. अगर मसल्स की मूवमेंट है और रिंकल्स आ रहे हैं तो उसके लिए बोटॉक्स की ज़रूरत पड़ती है. अगर सुपरफिशियल स्किन का इशू है, टेक्सचर ख़राब है, पिगमेंटेशन है, तो फिलर्स की वजह से पिगमेंटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, टेक्सचर एज सच इम्प्रूव नहीं होगा, क्योंकि फिलर इज इंटरनल. अंदर से उसने जो भी करना है, काम करना है, और थोड़ी सी जो सपोर्ट देनी है वो इंटरनली देनी है. तो ऑफ कोर्स इट इज पार्ट ऑफ एंटी एजिंग, बट इट्स नॉट द ओनली एंटी एजिंग सोल्यूशन. एज अ पेशेंट आपको एंटी एजिंग प्रोसीजर करवाने के लिए किन चीज़ों का इल्म होना चाहिए? अच्छा, एक एवरेज खातून या इवन जो मेल्स होते हैं, अगर उनको एंटी एजिंग प्रोसीजर्स करवाने हैं या वो सोच रहे हैं कि उन्हें एंटी एजिंग प्रोसीजर्स करवाने चाहिए, तो देयर आर अ फ्यू थिंग्स दे शुड बी अवेयर ऑफ. ठीक है. सबसे पहले तो उनको ये पता होना चाहिए कि एजिंग हो क्यों रही है. ठीक है. क्योंकि बेसिक रीजंस क्या है, उनकी एजिंग के बेसिक रीजंस क्या है. और ये नहीं कि उनको डिटेल में सारी जो मेडिसिन है उसी का पता हो, लेकिन अपना थोड़ा सा उन्हें आइडिया होना चाहिए, या फिर ये आइडिया होना चाहिए कि उनको जो कंसर्न है वो क्या है. मतलब कि आर दे वरिड अबाउट देयर पिगमेंटेशन, या उनको अपनी जो फाइन लाइंस, रिंकल्स आ रहे हैं या ओपन पोर्स हैं उनका कंसर्न है, अनइवन स्किन टोन है वो उनका प्रॉब्लम है, या फिर उनका वॉल्यूम लॉस है, स्किन उनकी सैग कर रही है. इशू क्या है?
सबसे पहले तो दे नीड टू पिन पॉइंट द इशू। ठीक है। और अगर उनको नहीं इतना आइडिया हो रहा लेकिन उन्हें लग रहा है कि एक टायर्ड सी लुक है या फिर रिंकल्स की वजह से हमारी काफ़ी वो फ्राउन लाइंस की वजह से गुस्से वाली अपीयरेंस आ जाती है, तो वो है और वो उसे इम्प्रूव कराना चाह रहे हैं, तो दे नीड टू हैव अ प्रॉपर कंसल्टेशन विद अ प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर ताकि एड्रेस कर सकें कि इशू क्या है। जब इशू या कंसर्न का पता चलेगा तो फिर उस लिहाज से उसकी ट्रीटमेंट भी डिसाइड हो जाएगी। और सारे जो कंसर्न्स हैं उनकी ट्रीटमेंट्स एक नहीं होती, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं। अब सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये तो जो बेसिक स्किन केयर है वो तो घर पे ही स्टार्ट हो जाती है। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि सनस्क्रीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर रूटीन भी और एंटी एजिंग का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सनस्क्रीन है। तो वो घर पे सनस्क्रीन रोज लगाएं और उसके अलावा वो अपनी जो रेगुलर स्किन केयर है उसको थोड़ा सा बेहतर करें, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल करें घर पे ताकि एक नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन जो है वो हो रही हो। साथ साथ जो आपको प्रोसीजर्स वगैरह चाहिए वो आप डॉक्टर से डिस्कस करके कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जो क्रीम्स हैं या रेटिनॉल है वो आपके स्किन लिफ्टिंग में हेल्पफुल हो सकता है या फिर इसके लिए कोई ख़ास ट्रीटमेंट है? क्रीम्स या रेटिनॉल स्किन लिफ्टिंग के लिए एज सच यूज़ नहीं होते, क्योंकि स्किन लिफ्टिंग हम तब करते हैं जब स्किन की सैगिंग हो चुकी होती है। तो अगर तो बिल्कुल मिनिमल सी सैगिंग है या फिर क्लिनिक में सैगिंग की ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं घर पे, तो फिर क्रीम ऑफ कोर्स कैन बी यूज्ड। रेटिनॉल से हम कोलेजन की इंडक्शन करते हैं। ठीक है। जब कोलेजन की इंडक्शन होती है तो एक फर्म सी अपीयरेंस आती है, स्किन की इलास्टिसिटी भी इम्प्रूव होती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि रेटिनॉल की वजह से स्किन लिफ्ट हो जाएगी प्रॉपर, तो वो नहीं होती। उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। स्किन लिफ्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? स्किन लिफ्टिंग मतलब कि स्किन में इश्यूज ऐसे होते क्या हैं जिनकी वजह से स्किन लिफ्टिंग की ज़रूरत पड़े? एक तो हमारी स्किन एज के साथ सैग कर जाती है। अब स्किन सैगिंग का क्या मतलब है? स्किन सैगिंग का मतलब ये है कि जो हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं चेहरे के अंदर, मतलब कि हमारे फैट है, जी बिल्कुल, लिगामेंट्स हैं वो लूज हो गए हैं, फैट कम हो गया है और सिंक कर गया है। तो वो नज़र कैसे आता है? वो लाइंस पड़ जाती हैं यहाँ पे, जिनको हम नेज़ोलेबियल फोल्ड्स कहते हैं। यहाँ पे नीचे मेरिनेट लाइंस होती हैं। फिर कुछ यहाँ पे हमारी जो जॉ लाइन होती है वो स्ट्रेट नहीं रहती, क्योंकि हमारे कुछ फैट्स यहाँ पे भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं, जिनको हम जाल फैट्स कहते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि चेहरे में वाज़े हो जाते हैं एज के साथ, जिसकी वजह से लगता है कि स्किन सैग कर गई है। तो अब क्या क्रीम्स या सिर्फ रेटिनॉल इसका आंसर है, मतलब कि इसको ट्रीट कर सकते हैं इफेक्टिवली? ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्रीम्स या रेटिनॉल एक सर्टन हद तक ही इफेक्ट कर सकते हैं। रेटिनॉल इज़ वेरी गुड, डेफिनेटली बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है और ये एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी है, जिसको हम रेगुलरली लोगों को कहते हैं कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे कोलेजन की इंडक्शन होती है, स्किन की टर्नओवर जो है सेल्स का वो इम्प्रूव होता है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर तो सैगिंग इस हद तक हो चुकी है या फिर जल्द इस हद तक ढलक चुकी है कि वो उसको ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है, तो वो सिर्फ क्रीम से या रेटिनॉल से लिफ्ट नहीं होगी, उसको ट्रीटमेंट्स चाहिए होंगी। और ट्रीटमेंट्स में हम क्या करते हैं, रेगुलरली हम जो ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं सैगिंग के लिए या स्किन को लिफ्ट करने के लिए, एक तो हाइफू होती है जो कि अल्ट्रासाउंड की मदद से, अल्ट्रासाउंड एनर्जी की मदद से स्किन को लिफ्ट किया जाता है, टाइट किया जाता है, कोलेजन को रीमॉडल किया जाता है। इसके अलावा आरएफ माइक्रोनीडलिंग होती है, सिंपल आरएफ टाइटनिंग के थ्रू भी स्किन को लिफ्ट किया जाता है। और अगर तो जॉ लाइन का इशू है जिसकी वजह से सैगिंग ज़्यादा नज़र आ रही है, या फिर सिंकिंग जिसको आप कह रहे हैं कि स्किन नीचे ढलक चुकी है, तो वो उसके लिए फिर हमें कुछ हद तक फिलर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि हम एक इस तरह का इल्यूजन दें कि स्किन लिफ्टेड है, जॉ लाइन जो है वो चिजल्ड है, एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है। और उसके लिए फिर हमें कुछ हद तक गर्दन पे भी काम करना पड़ता है। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंड कॉम्बिनेशंस जिनके साथ हम फिर एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं और लिफ्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा लिफ्टिंग हम मैकेनिकल तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि थ्रेड लिफ्ट्स होती है। आपने सुना होगा थ्रेड लिफ्ट्स भी होते हैं। तो अगर तो सैगिंग माइल्ड टू मॉडरेट है तो उसमें थ्रेड लिफ्ट्स का भी अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने दो टर्म्स का इस्तेमाल किया है, सिंकिंग और सैगिंग। एजिंग में सिंकर्स और सैगर्स का क्या फ़र्क है और इनको एंटी एज कैसे किया जाता है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल भी है आम लोगों के लिए। तो ये समझना चाहिए ताकि जो ट्रीटमेंट वो करवा रहे हैं उनको पता हो कि क्या ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और वो वाकई उन्हें सूट भी करेगी या उनके लिए अच्छी होगी भी या नहीं। तो सिंकर्स का क्या मतलब है? सिंकर्स का मतलब ये होता है कि उनका वॉल्यूम लॉस हो चुका है।
मतलब कि चीक में वॉल्यूम लॉस है, या फिर टेम्पल्स में हॉलोइंग है, या फिर आंखों के नीचे टीयर ट्रफ जिसको हम कहते हैं उसमें हॉलोइंग है। तो ये जब हमारे फैट का लॉस होता है एज के साथ तो हॉलोइंग हो जाती है, जिसको हम फिर सिंकिंग कहते हैं। अब जो सैगर्स हैं या फिर जो स्किन सैग कर जाती है वो हमारे टिश्यूज की मूवमेंट की वजह से करती है, क्योंकि एज के साथ हमारे टिश्यूज भी मूव करते हैं, कुछ ग्रेविटी का इफेक्ट भी होता है। दूसरी चीज आपने पूछी सैगर्स। अब सैगर्स क्या होते हैं? सैगर्स का होता यह है कि उनकी स्किन ढलक जाती है, उनमें इतना ज्यादा वॉल्यूम लॉस नहीं होता जितनी उनकी स्किन ढलकी हुई होती है। तो उनके जाउल्स नजर आते हैं, मतलब कि यहाँ पे फैट का डिपॉजिट आ जाता है, उनकी लाइंस होती हैं जिनको हम लाफ लाइंस भी कहते हैं, और यहाँ पे मैरिनेट लाइंस भी बन जाती हैं। फिर उनकी यहाँ पे काफी सारी रिंकलिंग भी हो जाती है, जिसको आप डबल चिन भी कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि डबल चिन भी एज की वजह से और सैगिंग की वजह से भी होती है। हाँ, फैट की वजह से भी होती है। अब इनकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है? जो सिंकर्स होते हैं, क्योंकि वो वॉल्यूम लॉस की वजह से उनमें एज के इश्यूज आते हैं, मतलब कि एजिंग उनकी वॉल्यूम लॉस की वजह से होती है, तो उनमें वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के साथ हम करते हैं। वॉल्यूम रिप्लेसमेंट या तो डर्मल फिलर्स के साथ होता है या फिर बायोस्टिमुलेटर्स के साथ भी हो सकता है। बायोस्टिमुलेटर्स में PLLA होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सिलेपेटाइट है, विच आर वेरी गुड, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, और एक नेचुरल रिजुविनेशन होती है। जो सैगर्स हैं उनके लिए हमें लिफ्टिंग ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती हैं। लिफ्टिंग ट्रीटमेंट्स में हम हाइफू कर सकते हैं, RF माइक्रोनीडलिंग कर सकते हैं, कुछ हद तक फिलर्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और थ्रेड लिफ्ट्स का इस्तेमाल होता है। डॉक्टर साहब, डबल चिन ख़वातीन की खूबसूरती को कम करती है, तो जो डबल चिन है वज़न में इजाफे से आती है या फिर एजिंग की वजह से आती है? इसके पीछे की वजह क्या है? और दूसरा, इसका जो ट्रीटमेंट है HIFU है या फिर इससे बेहतर भी कोई और ट्रीटमेंट है? डबल चिन दोनों वजूहात की वजह से हो सकती है। जब ओवरऑल एक बॉडी में वेट गेन हो रहा है तो वो फैट डिपॉजिट फिर चिन के नीचे भी होता है, सब मेंटल एरिया में भी फैट डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से डबल चिन बनती है। इसके अलावा कुछ हद तक एजिंग की वजह से भी डबल चिन हो सकती है। वो किस वजह से होती है? क्योंकि एज के साथ हमारी स्किन लूज होती है, थोड़ी सी सिंकिंग होती है, थोड़ी सी हमारी स्किन साग करती है। तो इन वजूहात की वजह से जब हमारी स्किन लूज हो जाती है तो एक अपीयरेंस इस तरह की आती है कि डबल चिन बनी हुई है। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? अगर तो प्रॉब्लम फैट डिपोजिशन का है तो सबसे पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ओवरऑल अपनी हेल्थ भी इम्प्रूव करने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, डाइट को इम्प्रूव करें, ताकि जब ओवरऑल बॉडी में फैट कम होगा तो वो चिन एरिया से भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ लोगों में स्टबर्न फैट होता है, कुछ लोगों में जेनेटिकली भी होता है, होते वो बिल्कुल पतले से हैं लेकिन उनकी चिन के नीचे फैट होता है, क्योंकि जेनेटिकली वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड होते हैं। तो इस तरह के लोगों में अब क्या किया जा सकता है? उनके लिए फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस होते हैं विच आर क्वाइट यूजफुल, वो किए जा सकते हैं। और उसके अलावा जैसे आपने हाइफू की बात की है, हाइफू इज़ नॉट रियली द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, उसके लिए नहीं हम करते। हाइफू लिफ्टिंग के लिए होता है, लेकिन उसका एक हाइफू का एक साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं कि होता है कि कुछ हद तक फैट जो है उसमें कम हो सकता है। मेन इसकी ट्रीटमेंट फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस होते हैं। अब अगर एजिंग की वजह से इशू है या फिर स्किन सैग कर चुकी है तो उसमें फिर हाइफू का रिजल्ट आएगा, उसमें फिर हाइफू की वजह से जो लिफ्टिंग होगी उसकी वजह से डबल चिन में इम्प्रूवमेंट आएगी। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि कुछ ख़वातीन की 40 साल की उम्र में भी जो जॉल है ना वो काफ़ी प्रोमिनेंट, शार्प और वाज़ेह होती है, तो क्या ये फोटोना के फेशियल के कमाल है? चिज़ल्ड जॉ लाइन 40 की एज में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन क्या ये सिर्फ फोटोना लेजर की वजह से है? ये दैट इज़ नॉट करेक्ट। अब फोटोना लेजर काम कैसे करता है? फोटोना लेजर में दो वेवलेंथ्स होती हैं, एक तो इसमें एनडी याग होता है और दूसरा इसमें अर्बियम याग होता है। जो एनडी याग है ये 1064 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ पे काम करता है, मतलब कि ये डीपर लेयर में जाके, डर्मल लेयर पे जाके कोलेजन की इंडक्शन भी करता है और जो इश्यूज होते हैं उनको उस लेयर पे Dissolve भी ट्रीट करता करता है। जो दूसरी अर्बियम याग लेजर है वो सुपरफिशियल लेयर पे काम करती है। इसकी 2094 नैनोमीटर्स वेवलेंथ होती है और ये स्किन में जो मॉइस्चर होता है या जो वाटर कंटेंट होता है उसको अट्रैक्ट करती है, उस पे जाके एक्ट करती है। तो सुपरफिशियली स्किन की एब्लेशन करती है, फ्रैक्शनल एब्लेशन, मतलब कि फुली एब्लेट नहीं करती स्किन को। इस पे हम पहले भी काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो ये सुपरफिशियल एक्ट करती है और जो एनडी याग है वो डीप एक्ट करती है। तो दोनों लेयर्स पे क्योंकि एक्ट हो रहा होता है तो बहुत एक अच्छा सा रिजल्ट आता है। अब इसके साथ फोटोना में एक और चीज भी की जाती है जिसको हम इंट्रा ओरल रिजुविनेशन कहते हैं, जो कि स्पेशली होती है हमारे नेजोलेबियल फोल्ड्स के लिए। तो काफी लेयर्स पे फोटोना लेजर एक्ट करती है, लेकिन होती क्या है, दिस इज फॉर स्किन रिजुविनेशन और कुछ हद तक सुपरफिशियल स्किन की जो रिसर्फेसिंग होती है वो,
और टेक्सचर के लिए, फाइन लाइंस के लिए, ओवरऑल हेल्दी ग्लो के लिए इट्स वेरी गुड। जब हम जॉ लाइन की बात करते हैं या एक चिजल्ड जॉ लाइन की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जॉ लाइन चिजल्ड क्यों नहीं होती? क्योंकि एज के साथ हमारे फैट्स नीचे आ जाते हैं, सैग कर जाते हैं, स्किन लूज हो जाती है, हमारे कुछ मैसेटर का इफेक्ट होता है जिसकी वजह से एक स्ट्रेट जॉ लाइन नहीं बन रही होती, या फिर हमारी डबल चिन होती है जो कि जॉ लाइन को काफ़ी हद तक कवर कर रही होती है। स्किन की लैक्सिटी हो चुकी होती है। जो हमारे नेक मसल होता है प्लेटिज्मा, इसका बहुत ज़्यादा एक्शन होता है एक चिजल्ड जॉ लाइन देने में। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ फोटोना लेजर की वजह से इम्प्रूव नहीं हो सकती। अगर तो स्किन की सैगिंग है या फिर स्किन ढलक रही है, जल्द ढलक रही है, तो उसके लिए हमें लिफ्टिंग प्रोसीजर्स भी साथ करने पड़ते हैं। अगर डबल चिन है तो फिर डबल चिन के ऊपर काम करना पड़ता है और इसमें फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस भी आ जाते हैं। कुछ हद तक हमें बोटॉक्स से भी काम लेना पड़ता है क्योंकि जो हमारे मैसेटिव मसल्स होते हैं वो उन पे भी हमें एक्ट करना पड़ता है। फिर हमारी नेफरटीटी लिफ्ट होती है एक चीज़, उसे हम कहते हैं, जो कि जॉ लाइन के लिए काम करती है, विच इज़ अगेन विद बोटॉक्स। तो इन सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन के साथ और फिर एक रियली गुड स्किन केयर, सन ब्लॉक और घर पे जो आप केयर कर रहे हैं अपनी स्किन की, ये सारी चीज़ें मिला के एक आपको चिजल्ड जॉ लाइन मिल सकती है। डॉक्टर साहब, आजकल साल्मन डीएनए फेशियल के हवाले से काफ़ी हाइप बनी हुई है, तो हमारी ऑडियंस को ये बताइएगा कि ये बेसिकली है क्या, और क्या इससे वाकई में जो कोलेजन है वो बूस्ट होता है? साल्मन डीएनए की काफ़ी हाइप बनी हुई है, आप सही कह रहे हैं, और काफ़ी अरसे से बनी हुई है। अब ये होता क्या है? दिस इज़ बेसिकली अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या फिर जिसको हम पीडीआरएन भी कहते हैं, पॉलीडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब करता क्या है ये? इससे कोलेजन की स्टिमुलेशन बिल्कुल होती है। क्यों ठीक है। होती है? क्योंकि ये जो स्किन के सेल्स होते हैं जिनको हम फाइब्रोब्लास्ट्स कहते हैं, उनकी स्टिमुलेशन करता है। और जब फाइब्रोब्लास्ट की स्टिमुलेशन होती है तो कोलेजन की भी प्रोडक्शन होती है, इलास्टिन की भी प्रोडक्शन होती है। फिर ये स्किन की हाइड्रेशन को भी इम्प्रूव करता है। जो पीडीआरएन है इसको हम स्किन की ओवरऑल रिजुविनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इवन जो हमारे अंडर आई हॉलोज होते हैं या अंडर आई क्रिपिनेस होती है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी इट्स नॉट अ मैजिकल ट्रीटमेंट कि एक आपने ट्रीटमेंट कर दी और हमेशा के लिए आपकी जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए। ऐसे नहीं है। सेशंस आपको हर चीज़ के चाहिए होते हैं, उसी तरह से इसके सेशंस भी रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन हर सेशन के साथ आपको इंप्रूवमेंट मिलती है। स्किन की हाइड्रेशन बेहतर होती है, क्रिपिनेस बेहतर होती है, फाइन लाइंस इंप्रूव होती हैं, कोलेजन की इंडक्शन होती है। अंडर आई के लिए तो ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। ओवरऑल फेशियल रिजुविनेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर जैसे आप कह रहे हैं कि तो वाकई कोलेजन की इंडक्शन तो ये करती है और इससे ओवरऑल स्किन की इम्प्रूवमेंट भी होती है, लेकिन एक ट्रीटमेंट से नहीं, काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स चाहिए होती हैं। केमिकल पील्स और लेज़र पील्स दोनों इफेक्टिव हैं, बट इन दोनों में से सबसे ज़्यादा सेफ कौन सा है? केमिकल पील्स और लेज़र पील्स दोनों डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, बिल्कुल दे टोटली डिफरेंट प्रोसीजर्स। इनकी इंडिकेशंस भी डिफरेंट होती हैं और इनके जो इफ़ेक्ट्स आते हैं चेहरे पे वो भी कुछ हद तक डिफरेंट ही होते हैं। अब केमिकल पील्स जो हैं वो हम करते हैं केमिकल्स के साथ, जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, ग्लाइकोलिक एसिड है, टीसीए पील्स होती हैं और इनकी भी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं। माइल्ड, मीडियम, डीप पील्स होती हैं। डीप पील्स तो हम नहीं करते पाकिस्तान में क्योंकि हमारी स्किन टाइप इस तरह की नहीं है जो डीप पील्स को बर्दाश्त कर सके। अलबत्ता ये हम करते क्यों हैं? तो केमिकल पील्स की इंडिकेशंस टोटली डिफरेंट होती हैं, जैसे कि या तो स्किन में डलनेस है या फिर टेक्सचर का इशू है, फाइन लाइंस हैं, कुछ पिगमेंटेशन का इशू है, तो उसके लिए केमिकल पील्स आर एक्चुअली क्वाइट गुड। सेशंस इसके भी चाहिए होते हैं। हम्म। अब जो लेज़र पील्स हम करते हैं या फिर लेज़र रीसर्फेसिंग, लेज़र रीसर्फेसिंग की जाती है जब इश्यूज डीपर होते हैं, मतलब कि डीपर एक्ने स्कार्स हैं या फिर रिंकल्स जो हैं वो डीप हैं, तो उनके लिए फिर लेज़र रीसर्फेसिंग की जाती है। नॉर्मली हम CO2 लेज़र रीसर्फेसिंग करते हैं। अब CO2 लेज़र रीसर्फेसिंग कैसे काम करती है? उसमें थर्मल इंजरी होती है जो कि स्किन में डीपर लेयर्स में जाती है। सुपरफिशियल लेयर पे भी इंजरी क्रिएट करती है जो कि एक कंट्रोल्ड इंजरी होती है, और डीपर लेयर पे जाके कोलेजन की प्रोडक्शन करती है। अब जब इंजरी के बाद हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेट होते हैं और कोलेजन की प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से स्किन की बहुत अच्छी रिजुविनेशन होती है। तो दोनों ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन दोनों की इंडिकेशंस डिफरेंट हैं और दोनों के इफेक्ट्स भी कुछ हद तक डिफरेंट हैं। डॉक्टर साहब, गर्मी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, तो जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा जो कॉमन मसला फेस करना पड़ता है वो होता है इचिंग, गर्मी दाने निकलना, स्किन पर एलर्जी हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना। तो वो इसके लिए एंटीबैक्टीरियल सोप का इस्तेमाल करते हैं या कोई लिक्विड जैसे डेटॉल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है या फिर इसके लिए कोई ख़ास ट्रीटमेंट है? गर्मी में जो स्किन के इश्यूज होते हैं, स्पेशली जो गर्मी की वजह से होते हैं इश्यूज, वो नॉर्मली बैक्टीरियल नहीं होते। तो अगर उनके लिए हम एंटीबैक्टीरियल सोप्स या फिर डिटॉल का इस्तेमाल करते रहें तो
वो एक हद से आगे बढ़ के स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि स्किन में एक्सेसिव ड्राइनेस कर सकता है, स्किन का बैरियर खराब कर सकता है, इरिटेशन कर सकता है, इवन इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। उसके लिए समझना ये ज़रूरी है कि जो गर्मी की वजह से या गर्मी की शिद्दत की वजह से जो इश्यूज हो रहे हैं वो हैं क्या। एक तो सबसे पहले हमें गर्मी दाने जिसको हम कहते हैं, हीट रैश हो जाता है। अब हीट रैश होता क्यों है? गर्मी की वजह से पसीना ज़्यादा आता है, तो जो स्वेट डक्ट्स होते हैं जहाँ से पसीना निकलता है वो ब्लॉक हो जाते हैं। स्वेट के साथ, पसीने के साथ वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे-छोटे लाल रंग के दाने निकलते हैं। अब इसमें बैक्टीरियाज़ का एज़ सच कोई अमल दखल नहीं होता। दूसरी चीज़ क्या होती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ हद तक फंगल इश्यूज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कि फंगल एक्ने के चांसेस भी ह्यूमिडिटी की वजह से बढ़ जाते हैं। अगर तो ऑयल की ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है और फिर ह्यूमिड भी बहुत है, तो बजाय इसके कि आप एक एंटीबैक्टीरियल सोप से उसको साफ़ करते रहें या फिर एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करें, उसके लिए आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। फिर कुछ इश्यूज़ जो हैं वो एलर्जी या फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की वजह से भी होते हैं। मतलब कि कुछ सोप्स इस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं या फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं जिनसे एलर्जी हो रही है, स्किन रिएक्ट कर रही है, तो उनकी जो ट्रीटमेंट है वो भी एंटीबैक्टीरियल सोप्स या डेटॉल से नहीं है। उनकी ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि किस चीज़ से एलर्जी है, उससे कॉन्टैक्ट कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। अगर तो फ्रेग्रेंसेस या फिर कोई नेचुरल ऑयल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए तो उनको रोका जाए, और एंटी हिस्टामीन्स या एंटी एलर्जिक जो है उससे इस्तेमाल किया जाए। अगर तो माइल्ड सी इचिंग है तो एक लोशन होता है कैलामाइन लोशन, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर इचिंग बहुत ज़्यादा है तो फिर एंटी हिस्टामीन टैबलेट्स होती हैं उनको लेना पड़ सकता है, या फिर ऑफ कोर्स डॉक्टर से मशवरा किए बगैर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कुछ माइल्ड स्टेरॉइड्स होते हैं जिनको अप्लाई किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए, तो उससे भी इचिंग इम्प्रूव हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि रीज़न क्या है जिसकी वजह से इश्यू हो रहा है, और उसी लिहाज से उसकी ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए। ब्लाइंडली एक एंटीबैक्टीरियल सोप हर चीज़ का इलाज नहीं होता। डॉक्टर साहब, गर्मी से रिलेटेड एक और सवाल है कि जो लड़कियां हिजाब करती हैं उनके फोरहेड पे एक्नी का इशू बहुत ज़्यादा निकलना शुरू होता है, उनको एक्नी का बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा होता है, क्योंकि वो जो स्किन का एरिया वो कवर रहता है, सारा दिन पसीना आता है, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं स्किन के। तो वो ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है कि जो ट्रीटमेंट लें और उनको ये एक्नी का मसला सामने ना आए? हिजाब की वजह से गर्मी के मौसम में इश्यूज हो जाते हैं और काफ़ी हो जाते हैं, माथे पे भी हो जाते हैं, और ओवरऑल अगर नीचे भी हिजाब लिया जाए तो चीक्स पे भी हो जाते हैं इशू। ज़्यादा मसला होता है फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि एक तो हिजाब पहना हुआ है और अगर वो बहुत टाइट हो और स्किन के साथ रब कर रहा हो तो फ्रिक्शन की वजह से एक्नी हो जाती है, जिसको हम एक्नी मैकेनिका भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा इशू होता है कि जब हिजाब बहुत टाइट है तो हवा नहीं सर्कुलेट कर रही। जब हवा सर्कुलेट नहीं करी, पसीना ज़्यादा आ रहा है, ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो कॉमेडोन्स बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक तो ये वजह होती है। फिर जब कॉन्स्टेंटली एक जगह पे आपने हिजाब पहना हुआ है तो उसमें कुछ इन्फेक्शंस या इन्फ्लेमेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मतलब कि कुछ हद तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है। मतलब कि अगर तो आपका हिजाब साफ़ नहीं है, हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा आप उसको नहीं धो रहे, तो पसीने की वजह से और जो बैक्टीरियाज़ हमारी स्किन पे ही होते हैं, उनकी ओवर प्रोडक्शन की वजह से और ज़्यादा बैक्टीरिया की प्रोलिफरेशन होती है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, ह्यूमिडिटी की वजह से फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो एक्नी काफ़ी वजूहात की वजह से बढ़ जाती है उन लोगों में जो कि हिजाब करते हैं। अब इसके लिए किया क्या जा सकता है? इसके लिए उनको भी चाहिए कि अपनी एक स्किन केयर रूटीन रखें और कुछ थोड़ी-सी चीज़ों का ख़्याल रखें ताकि एक्नी कम से कम हो, अवॉइड की जा सके। तो सबसे पहले तो वो जो क्योंकि एक्नी हो रही है ऑफ कोर्स, तो जो क्लेंजर उनको इस्तेमाल करना चाहिए दैट शुड बी सैलिसिलिक एसिड बेस्ड। 2% सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर होना चाहिए। एक तो दिन में भी इस्तेमाल करें और दूसरे रात के वक्त भी करें, और रात को जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको 30 सेकेंड्स के लिए लगा रहने दें, ताकि पोर्स से सारा डर्ट, डस्ट, ऑयल या सनब्लॉक वगैरह जो भी लगाया हुआ है, मेकअप किया हुआ है, वो भी अच्छे तरीके से रिमूव हो। तो दिन के वक्त सबसे पहले तो क्लेंजिंग करें, उसके बाद एक माइल्ड सा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। माइल्ड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, अगर स्किन ऑयली है तब भी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे, ओवर ड्राई स्किन हो रही है तो उसकी वजह से एक रीबाउंड ऑयलीनेस स्किन में ज़्यादा होती है, क्योंकि फिर स्किन अपना ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो माइल्ड मॉइस्चराइज़र जो कि जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है उसका इस्तेमाल करें, और सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर तो एक्ने इस बेसिक्स रूटीन की वजह से ठीक नहीं हो रही, तो फिर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करें जो कि एक्ने को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि बेंज़ाइल पेरोक्साइड है,
या फिर कुछ रेटिनॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, रात में रेटिनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पूरे दिन में और उन्हें क्या करना चाहिए, एक तो ये कि अगर तो पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको रब ना करें, उसको हल्का सा टिश्यू के साथ डैब करें और बहुत ज़्यादा अपने स्कार्फ को या मास्क को टच ना करें, स्किन के साथ टच ना करें। कोशिश करें कि जो आप स्कार्फ पहन रहे हैं वो थोड़ा सा लूज हो ताकि एयर की सर्कुलेशन भी साथ साथ होती रहे। इसके अलावा शाम में जब घर जाते हैं और जब स्कार्फ रिमूव करते हैं तो डबल क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि पहले ही एक्नी हो रही है, अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो डबल क्लेंजिंग, जिसको हम बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, एक तो वो करनी चाहिए। फिर उसके अलावा कुछ ऐसे एक्टिव्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि एक्नी को काम डाउन करें, जिसमें एजिलिक एसिड भी हो सकता है, नाइसिनामाइड भी हो सकता है, और रेटिनॉल तो बहुत अच्छा है एक्नी के लिए, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, या फिर एडापिलिन जेल, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर मॉइस्चराइज उसके ऊपर ज़रूर करें ताकि स्किन ओवर ड्राई ना हो। तो एक सिंपल स्किन केयर रूटीन का ख्याल रखा जाए, थोड़ी सी चीज़ें दिन में अपनी इम्प्रूव कर ली जाएं तो जो स्कार्फ से या हिजाब से रिलेटेड एक्नी है वो इम्प्रूव हो सकती है। हाइड्रेशन का ज़रूर ख्याल रखें और अपनी डाइट बेहतर रखें। कोलेजन बैंकिंग की टर्म बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है आजकल, तो ख़ास तौर पर 25 से 30 उम्र के बाद क्या वाकई में उम्र बढ़ने से पहले कोलेजन बैंक या महफूज किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो उसके लिए कौन से ट्रीटमेंट्स हेल्पफुल हैं? कोलेजन बैंकिंग जो है, इट्स नॉट लाइक कि आप कोलेजन अभी प्रोड्यूस करा लेंगे अर्ली एज में और फिर जब वो आपकी एजिंग आएगी और आप ज़्यादा एज में जाएंगे तो वो जो आपने स्टोर किया हुआ कोलेजन है उसको आप इस्तेमाल कर लेंगे और आपकी एजिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। तो टर्म तो है कोलेजन बैंकिंग, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि आपने कोई अपना प्रॉफिटेबल अकाउंट नहीं खोल लिया, डिपॉजिट नहीं किया आपने इस तरह से। एग्जैक्टली ये कोई डिपॉजिट नहीं है कि आपने अभी से कोलेजन बना लिया, उसको रख लिया और जब बाद में एजिंग हुई तो कोलेजन की जरूरत पड़ी तो उसको निकाल के आपने इस्तेमाल कर लिया। ऐसे नहीं होता। होता इसमें क्या है कि जब हल्की सी हमारी एजिंग स्टार्ट होती है, अब मिड 20s में कोलेजन लूज होना शुरू हो जाता है। 1% कोलेजन पर ईयर बॉडी से लूज हो जाता है। तो वो एक आइडियल स्टेज होती है या एक आइडियल टाइम होता है जब हम कोलेजन की इंडक्शन कर सकते हैं स्किन में, और या हमें करनी चाहिए और उसका हमें फ़ायदा होता है। और उसका हमें फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि कोलेजन आहिस्ता आहिस्ता स्किन से लूज हो रहा है, तो अगर हम उसको टाइम के साथ इंड्यूस भी कराते रहते हैं तो जो एजिंग के साइंस आने हैं वो रुक जाते हैं। मतलब कि एजिंग हमारी स्लो डाउन हो जाती है। एजिंग का प्रोसेस हम फ्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग होनी है, लेकिन हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। और कोलेजन प्रोडक्शन की वजह से या कोलेजन स्टिमुलेशन की वजह से ये हम अचीव कर सकते हैं डेफिनेटली। अब काफ़ी सारे प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो कि दिस इज सॉर्ट ऑफ अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। मतलब कोलेजन बैंकिंग हम कर रहे हैं ताकि हमारी जो एजिंग के फीचर्स हैं वो ना आए। अब इसमें हो क्या सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सन ब्लॉक, क्योंकि हमारे कोलेजन का बहुत ज़्यादा लॉस होता है यूवी रेज या जो सूरज की शुआएं हैं उस वजह से। जब सूरज की शुआएं हमारे चेहरे पे पड़ती हैं तो कुछ इस तरह के एंजाइम्स बनते हैं जो कि हमारे कोलेजन की ब्रेक डाउन करते हैं। तो अगर हम सन ब्लॉक लगा रहे हैं तो वो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, कोलेजन खराब नहीं होगा। तो सन ब्लॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्रिवेंटिव स्किन केयर में या कोलेजन बैंकिंग में। इसके बाद आपने घर में क्या करना है अपनी कोलेजन बैंकिंग के लिए, आपने ऐसी एक स्किन केयर रूटीन रखनी है जिससे कोलेजन आपका या तो खराब ना हो या फिर उसकी प्रोडक्शन स्लो एंड स्टडी पेस पे होती रहे। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं रेटिनॉइड्स। रेटिनॉल से आप स्टार्ट करें और स्लोली इसको फिर आप ऊपर लेके जाएं ग्रेजुअली हायर स्ट्रेंथ्स की तरफ। ये हो गया। फिर आप क्लिनिक में क्या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, ये दोनों ट्रीटमेंट्स तो लेट 20 से अर्ली 30s तक आपने करनी है। मतलब कि जो सन ब्लॉक है, और वो फिर आगे चलती भी रहेगी, ये नहीं कि अर्ली 30s के बाद आपने वो छोड़ देनी है। तो सन ब्लॉक और रेटिनॉइड्स आप जरूर इस्तेमाल करें। उसके बाद लेट 30s में आपने क्या करना है, या फिर 40s में जब पहुंच जाते हैं तब वो प्रिवेंटिव नहीं रहती, तब वो करेक्टिव की साइड पे आ जाती है। लेकिन हम कोलेजन इंड्यूस उस टाइम पे भी कर सकते हैं। और वो ट्रीटमेंट्स होती हैं जैसे कि माइक्रोनीडलिंग है, आरएफ माइक्रोनीडलिंग है, स्किन रीसर्फेसिंग्स होती हैं, इवन पील्स कुछ हद तक हमें हेल्प कर सकती हैं। तो काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं जिससे हम कोलेजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग जो हैं वो बोटॉक्स को एंटी एजिंग का शॉर्टकट कहते हैं, तो क्या सवाल ये है कि बोटॉक्स प्रिवेंट करता है या फिर रिंकल्स को सिर्फ सॉफ्ट करता है, और ये किस उम्र में स्टार्ट कर देना चाहिए? बोटॉक्स रिंकल्स को प्रिवेंट भी करता है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिंकल्स होते हैं या झुर्रियाँ होती हैं उनको सॉफ्ट भी करता है। तो बोटॉक्स हम करते क्यों हैं? बोटॉक्स करने की वजह ये होती है कि जो हमारे
मसल्स होते हैं वो ओवर एक्टिव होते हैं, और जब हम बात कर रहे होते हैं, हम एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं, तो उनकी मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रिंकल्स आते हैं। जब रिंकल्स ज़्यादा आते हैं तो वो एक एजिंग का इफेक्ट आ जाता है, तो उसको कम करने के लिए बोटॉक्स इंजेक्ट किया जाता है। अब बोटॉक्स की वजह से जो एग्जिस्टिंग रिंकल है वो कैसे कम होते हैं, क्योंकि हम मसल की मूवमेंट कम कर रहे हैं। जब मसल की मूवमेंट कम होती है तो रिंकलिंग कम होगी, तो उसकी वजह से हम एक रिंकल को सॉफ्ट कर रहे हैं, जो कि आपका सवाल था। अब आजकल जो बोटॉक्स किया जाता है वो इस तरह से होता है कि फुली फेस फ्रीज भी ना हो, मतलब कि जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो भी रहे, और जो रिंकल्स थे जो कि अच्छे नहीं लग रहे थे वो भी स्मूथ आउट हो जाए। अब बोटॉक्स नए रिंकल्स को कैसे प्रिवेंट करता है? वो इस तरह से होता है कि जब हमने बोटॉक्स कर दिया, मसल की मूवमेंट स्लो डाउन हो गई या फिर ख़त्म हो गई, तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही तो नए रिंकल्स नहीं बन रहे, और जब नए रिंकल्स नहीं बन रहे तो फिर ओवरऑल उन रिंकल्स की एज सच लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अगर प्रिवेंटिव बोटॉक्स शुरू से करवाना शुरू कर दें, जो कि बहुत थोड़ी अमाउंट में बोटॉक्स होता है, सिर्फ मसल की हल्की से मूवमेंट को कम करने के लिए, एक्सप्रेशंस को फ्रीज करने के लिए नहीं, अगर तो वो शुरू से करा दिया जाए, जो कि लेट 20s अर्ली 30s से हो सकता है, तो फिर हम आगे जाके बहुत से प्रोसीजर से बच भी सकते हैं। अब आपका सवाल था कि ये हमें कब करना चाहिए, तो जैसे मैंने आपको कहा है लेट 20s अर्ली 30s, लेकिन इसका एज सच कोई एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है कि इस एज में स्टार्ट कर देना चाहिए। ये डिपेंड करता है रिंकल्स पे। कुछ लोगों के रिंकल्स लेट 30s तक भी नहीं आते। अगर तो रिंकल्स नहीं आ रहे तो फिर ट्रीटमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उनके हल्की सी रिंकलिंग होनी शुरू हो गई है तो फिर लेट 20s में भी स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आपने जाना कि एंटी एजिंग के हवाले से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, लिप फिलर्स, बोटॉक्स और लेज़र जैसे ट्रीटमेंट्स हमारी स्किन के लिए कैसे रहेंगे, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किस उम्र में ये शुरू करवा देनी चाहिए। तो नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और इसी के साथ अपने होस्ट अली अकबर को इजाज़त दीजिए।